स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा। आज का मेरा टॉपिक है सेल साइकिल जनरल अकाउंट, कोशिका चक्र का सामान्य परिचय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में या इस धरती पर जीवन का जो अस्तित्व बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए आरएनए। तो इन जेनेटिक डीएनए के बाद में अगर हम कहें तो क्या महत्वपूर्ण है जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में, तो सेकंड नंबर पे मैं इस चीज़ को महत्वपूर्ण मानता हूँ कि जीवन की निरंतरता, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में प्रजनन ने भूमिका अदा की है, या सीधे तौर पे ये कहें कि प्रजनन के रूप में कोशिका विभाजन ने जीवन की निरंतरता को बनाया है। आप देख सकते हैं, चाहे युग्मक कोशिका बननी है, चाहे युग्मकों के बनने के बाद जब निषेचन हो जाते हैं तो एक कोशिका भ्रूण से बड़े जीव का विकास होता है, तो उन सभी में कोशिका का विभाजन जरूर शामिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने और उसकी निरंतरता को बनाए रखने में कोशिका विभाजन का बहुत ही अहम भूमिका है। आज का मेरा टॉपिक यही है। सबसे पहले टॉपिक शुरू करें, इससे पहले मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो मैं सोचता हूँ महत्वपूर्ण है। आप पहले सोचिए कि कोशिका चक्र की, आप हम सभी जानते हैं कि तंत्रिका कोशिका जो होती है वह G0 अवस्था अर्थात कोशिका चक्र की जीवन अवस्था में अरेस्ट रहती है, परंतु क्या आप उन कोशिकाओं के नाम बता सकते हैं जो G2 अवस्था में अरेस्टेड होती है? या अगर कोई पूछे कि ग्रोथ फेज G1 और G2 जो सेल साइकिल के भाग है उनमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? और थर्ड क्वेश्चन है कि कोशिका चक्र में जब हम देखते हैं विभाजन में डीएनए सिस्टर क्रोमेटिड आपस में चिपके रहते हैं, तो सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के अलावा उनकी आर्म्स जो है, साइड की जो एक्स फॉर्म है, उनकी आर्म्स भी चिपकी रहती हैं। तो वह किस अवस्था में आपस में चिपकती हैं और वह किस प्रोटीन द्वारा किस अवस्था में चिपकती है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब मैं इन्हीं पीपीटी की स्लाइड्स में दूंगा। आगे आप देखिए। देखिए, सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल एक कोशिका के विभाजन जब होता है तो एक नई कोशिका जब बनती है, तो उस नई कोशिका के बनने से लेकर वह कोशिका जब पुनः विभाजित होकर दो डॉटर सेल्स बनाती हैं, उस दौरान होने वाली समस्त प्रक्रियाएं कोशिका चक्र में शामिल होती है। अर्थात एक कोशिका के निर्माण से लेके उसके पुनः विकास कर, वृद्धि कर, विभाजित होकर पुत्री कोशिका बनाने तक के सारे प्रक्रम इसमें शामिल हैं। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मुख्य मोटे तौर पर ये चरण है। सबसे पहले डॉटर कोशिका ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद में आप देख सकते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता है। इसके बाद में क्रोमोसोम सेग्रीगेशन जो माइटोसिस अवस्था में होता है, और सेल डिवीजन। यानी इसके अंदर मोटे तौर पर कोशिका वृद्धि करना, डीएनए का डुप्लीकेशन होना और उसका पुत्री कोशिकाओं में केंद्रक के साथ साथ आइसोलेट होकर पृथक होकर दो पुत्री कोशिका, ये सिंपल सेल साइकिल का है। इसके आगे ज़्यादा डिटेल में जानने से पहले मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं मॉलिक्यूलर रूप में सेल साइकिल को नहीं समझा रहा हूँ, केवल जनरल है, पर उसको भी डेप्थ के साथ समझाऊंगा। सेल साइकिल को संक्षिप्त परिचय के तौर पे दो भागों में बांटा जाता है, यानी कोशिका के निर्माण से लेकर पुनः विभाजित होकर पुत्री कोशिका तक बनने तक दो चरण होते हैं। इंटरफेज अंतरावस्था, दूसरी माइटोसिस यानी जिसमें विभाजन होता है, ये वाली अवस्था। तो हम ये कह सकते हैं इंटरफेज क्या है, दो माइटोसिस यानी एक विभाजन से लेकर दूसरे विभाजन के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? इंटरफेज अंतरावस्था अर्थात बीच की अवस्था। और इस बीच की अवस्था को G1 एस फेज और G2 फेज, G का मतलब है यहाँ पे ग्रोथ फेज। G1 जो पहले की वृद्धि अवस्था है, G2 जो है बाद की अवस्था है, इसका आगे मैं बता दूंगा क्या है। और एस फेज मतलब एस सिंथेसिस फेज, यानी जहाँ डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो यानी पहली जीवन यानी प्रथम जीवन अवस्था, फिर एस, फिर G2, देन माइटोसिस अवस्था होती है या कोशिका विभाजन वाली अवस्था।
और कोशिका विभाजन को भी हम जानते हैं दो भागों में बांटा गया है, एक तो केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज द साइटोकाइनेसिस जिसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। यहाँ पे बता दें कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्र का विभाजन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में होता है और टीलोफेज की अंतिम अवस्था जो है ये साइटोकाइनेसिस के साथ साथ को करेंटली होती है, यानी टीलोफेज जब खत्म हो रहा होता है उसी के साथ साथ साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाती है। नाउ सेल साइकिल किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, एक तो मैंने बता ही दिया जीवन के निरंतरता है, हो सकता है इसमें भी ये पॉइंट शामिल होगा। सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र के द्वारा जब कोशिका विभाजित हो जाती है, एक तो सबसे पहला बिंदु है जीवन की निरंतरता अस्तित्व को बनाए रखने में इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जब कोशिका विभाजित होकर पुत्री कोशिका बनाती है तब जो पुत्री कोशिकाओं की जो कोशिकीय दक्षता है, मैंने पिछली एक वीडियो में बता भी रखा है कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ जाता है, सरफेस ऑब्लिक सेल वॉल्यूम का रेशियो बढ़ जाता है जिसके कारण कोशिका में दक्षता आती है। इसके अलावा एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनके अंदर आप जानते हैं कि वो विभाजित होकर नई पुत्री कोशिका बनाता है, अर्थात उनके अंदर कोशिका की मृत्यु तो होती ही नहीं है, कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है, यानी वह उनकी मैंने यहाँ पे इमॉर्टेलिटी लिखना था, सॉरी यहाँ पे माफ़ करना ये गलत है, अमरता, इमॉर्टेलिटी, उनकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की इमॉर्टेलिटी को ये बनाती हैं। इसके अलावा बहुकोशिकीय जीवों में जो सामान्य वृद्धि होती है उसमें, और जब कोई घाव लग जाता है तो उसकी रिपेयर करने में भी कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन का इम्पोर्टेंट रोल है। नाउ इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ बताना चाहता हूँ, लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, एम्ब्रियोनिक डिफरेंस डेवलपमेंट में भी इसका योगदान है। आप जानते हैं युग्मनज से भ्रूण बनना, उसके अंदर अलग टाइप की सेल साइकिल होती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भ्रूणीय विकास के दौरान डिफ्रेंशिएशन यानी विभेदन, हम जानते हैं कि कोशिका प्रारंभ में अलग अलग स्पीड से ग्रो करती है। किसी को आप जानते हो भ्रूणी एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर कुछ विशेष प्रकार के केमिकल स्रावित करते हैं। कुछ कोशिका विभाजित होती है, संख्या तेज बढ़ाती है, कुछ कम बढ़ाती है, कौन सी कब क्या, और उनके अलावा उनके अंदर चेंजेस भी आते रहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी डिफ्रेंशिएशन में इसका पार्शियल योगदान है और सेल साइकिल भी इम्पोर्टेंट होती है उसमें। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ क्या सेल साइकिल कोई अपना लुढ़कने वाली चीज़ है जो स्टार्ट हुई लुढ़कती गई हो जाए? नहीं, सेल साइकिल का कंट्रोल बहुत ही अलग तरीके से, व्यवस्थित तरीके से है, और अगर मॉलिक्यूलर अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे परंतु ये बहुत ही सिस्टमेटिक और कंट्रोल्ड प्रोसेस है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, पहला बिंदु, ऑपरेट लाइक अ टाइमर, ये एक टाइमर की तरह है, यानी ये समयबद्ध है। जैसे एक घड़ी राउंड दी क्लॉक जब घूमती है, 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे तक जैसे भी घूमती है तो एक निश्चित समयबद्ध घूमती है, तो वैसे ही सेल साइकिल भी निश्चित समयबद्ध है और ट्रिगरिंग सीक्वेंशियली, यानी और ये टाइमर जो है वह किस प्रकार से होता है कि सीक्वेंशियल यानी क्रमबद्ध, एक के बाद एक जो विशिष्ट क्रम से आने वाले डिफरेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी बहुत सारे जो इवेंट्स है कोशिका में, कब डीएनए बनना है, कब कोशिका वृद्धि करेगी, कब कोशिका में विभाजन होना है, कब क्रोमोसोम आएंगे, ये सब जितने भी वेरियस जो इवेंट्स हैं वो सभी क्रमबद्ध होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और इन सभी को एक टाइमर के रूप में सेल्स कंट्रोल सिस्टम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी सेल कंट्रोल सिस्टम लाइक अ टाइमर विभिन्न इवेंट्स को क्रमबद्ध, सीक्वेंशियली और निर्भर, जो एक दूसरे पर निर्भर विभिन्न प्रकार के चरण हैं उनको प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजिडली प्रोग्राम, यानी इसका जो प्रोग्राम है सेल साइकिल किस प्रकार से होगी, कैसे होगी, इसका बहुत ही प्रोग्राम रिजिड है, उसके अंदर बदलाव नहीं होते सामान्यतः, और प्रत्येक एक चरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ ईच इवेंट्स, यानी प्रोग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा रिजिड है और इसके साथ साथ प्रत्येक
इवेंट को एक निश्चित समय दिया गया है, उस समय में उसको हो जाना होता है। Sequentiality of cell cycle events depend upon biochemical switches। यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ, मैंने बताया यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो सेल साइकिल के जो विभिन्न इवेंट्स है, कब वृद्धि होगी, कब डुप्लीकेशन होगा, डीएनए होगा, कब फिर से सेंट्रियोल इधर उधर जाएंगे, और कब मेटाफेज क्रोमोसोम की जो मेटाफेज प्लेट बनेगी। इन सब जो इवेंट्स हैं उनकी जो क्रमबद्धता है, इसको कौन निर्धारित करता है? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल कंट्रोलिंग नहीं है। कोशिका के अंदर बायोकेमिकल स्विचेज होते हैं, यानी कुछ विशेष प्रकार के प्रक्रम है बायोकेमिकल जो हर प्रोग्राम को तय करता है। स्विच जैसे बटन ऑन ऑफ होता है, वैसे ही एक प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो जैसे ही स्टार्ट होगी, ऑन होगी, तो वह पूरी कंप्लीट होगी, और एक बार जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो वह इरिवर्सिबल होगा। यानी ये जो बायोकेमिकल इवेंट्स हैं वह इरिवर्सिबल है और वह पूरे हो जाते हैं और वन वे फैशन में काम करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको बताया भी, आप देख सकते हैं। सिक्वेंशियलिटी यानी क्रमबद्धता ऑफ सेल साइकिल की जो क्रमबद्धता है डिपेंड्स अपॉन बायोकेमिकल स्विचेस, जो वेरियस स्पेसिफिक इवेंट्स को एक कंप्लीट पूरा होने को प्रेरित करते हैं, लॉन्च करते हैं, और वह जो प्रक्रम है वह इरिवर्सिबल है, वन वे फैशन है। यानी एक स्विच ऑन होगा, वह प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, वह बैक में नहीं आ सकता, और जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा वह सेकंड स्विच दबाएगा, एक सेकंड प्रोसेस होगा। यानी एक ये जो बायोकेमिकल स्विचेज हैं एक के बाद एक होते जाएंगे। इस प्रकार से सेल साइकिल चलती रहती हैं और फाइनली वह कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है, सेल साइकिल जो है हाईली एडेप्टेबल है। परिस्थितियों कब उसको कई बार मोटिवेट भी किया जाता है, जैसे हाईली एडेप्टेबल है, जैसे कोई हार्मोन हमारे ह्यूमन सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में, एक्सटर्नल एनिमल सेल्स में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स मिलते हैं, तो उनके अनुसार वह एडेप्ट होकर कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित हो भी जाती है। कई बार इनहिबिटर्स आता है तो उनके द्वारा भी प्रेरित होकर सेल साइकिल को रोका जाता है। परंतु सेल साइकिल का जो प्रोसेस है वह बहुत ही रिजिड, कंप्लीट, मैंने पहले बता दिया है, वो ऐसा होता है। अब बात आती है कि क्या प्रोग्राम इतना रिजिड है और कभी कोई गलती हो गई तो, या ये कह दें कि 46 क्रोमोसोम डुप्लीकेट होने थे तो वो 46 की जगह फिर 45 ही एक नहीं हुआ तो, या कोई ऐसी मिस्टेक आ गई तो यहाँ पे भी एक व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह पर सेल साइकिल सही से चले, इसके लिए विशेष प्रकार के चेक पॉइंट्स होते हैं। ये चेक पॉइंट्स तय करते हैं क्या ये चरण पूरा हो गया है। यदि पूरा हो गया है तो नेक्स्ट बायोकेमिकल स्विच को ऑन किया जाता है। यानी मैंने अभी जस्ट बताया था कि एक बायोकेमिकल स्विच एक प्रोसेस को रिवर्सिबिलिटी आगे बढ़ाता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, जब तक वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं होगा सेकंड स्विच ऑन नहीं होगा, आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी। अब ये कौन डिसाइड करता है कि प्रक्रिया पूरी हुई कि नहीं हुई? दिस इज नोन एज चेक पॉइंट्स। ये मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं। इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। यहाँ पे मैंने चेक पॉइंट्स के बारे में बताया है। यूकैरियोटिक, यहाँ पे मैं फोकस टोटली रहूँगा यूकैरियोट्स के ऊपर। तो यूकैरियोट्स में मुख्यतः 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। 3 चेक पॉइंट्स, एक होता है जीवन अवस्था, जो सबसे बड़ी अवस्था है उसके खत्म होने की स्थिति पर। दूसरा मुख्य चेक पॉइंट है G2 अवस्था के अंतिम स्थिति पर। और तीसरा मुख्य जो है वह माइटोसिस अवस्था के अंदर, मेटाफेज के अंदर होता है, मेटाफेज चेक पॉइंट। इनके अलावा एक और माइनर चेक पॉइंट्स होता है, माइनर बट नॉट लेस इम्पोर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डिफाइंड द इंटीग्रिटी ऑफ DNA जेनेटिक मटेरियल। एस अवस्था का चेक पॉइंट जो ये तय करता है क्या DNA पूरी तरह से रेप्लिकेट हो गया है, क्या उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, क्या उसमें कोई म्यूटेशन तो नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इस तरह से मुख्य 3 चेक पॉइंट है, एक एस चेक पॉइंट है। तो मैं क्रमबद्ध रूप से बता रहा हूँ।
सबसे पहले कोशिका की जो इंटरफेज अवस्था का मैंने पहले बताया था, उसमें पहला चरण होता है जीवन। तो उसका जो चेक पॉइंट है वह तय करता है कि क्या कोशिका को पास में, मतलब इस समय जीवन में क्या होता है, कोशिका आकार में बढ़ती है, सामान्य वृद्धि करती है, मतलब एक कोशिका विभाजन से पहले होने के पहले वो अपनी आकार को बढ़ाती है। तो जीवन चेक पॉइंट में क्या कोशिका के साइटोप्लाज्म में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट है, क्या कोशिका में पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ फैक्टर है, या एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर अगर है, हार्मोन या कुछ समथिंग जो भी है एक्सटर्नल फैक्टर, तो क्या उसको वो फैक्टर मिल चुके हैं। दूसरा, क्या कोई डीएनए डैमेज तो नहीं है, क्योंकि अगर डीएनए डैमेज होता है तो कई सारे जो जीन्स होती है, जैसे मैं नाम बता दूं P53, P22, ये जो सप्रेसर जीन्स होती है वह सेल साइकिल को मूवमेंट होने से रोकती है, तो वो डीएनए डैमेज के द्वारा ही प्रेरित होती है। तो इस चेक पॉइंट पर डीएनए डैमेज को भी चेक किया जाता है, सिग्नल बाहरी या कोई ग्रोथ फैक्टर है, और इससे भी इम्पोर्टेंट कि क्या पूर्व की जो सेल साइकिल है, माइटोसिस जो है इससे पहले का, ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो है क्या ये कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोशिका विभाजन हुई और तुरंत से वह कोशिका पुनः जीवन चेक पॉइंट को क्रॉस कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है क्या इससे पहले का ये जो है पूरा हो गया, तभी इस जीवन चेक पॉइंट को क्रॉस किया जाता है। इतनी सारी कंडीशंस को देख लिया, देन अगर सब ओके है तो जीवन चेक पॉइंट क्रॉस हो जाएगा, यानी न्यूट्रिएंट, एक्सटर्नल फैक्टर, पुराना माइटोसिस कंप्लीट हो गया, डीएनए डैमेज तो नहीं है, और पर्याप्त मात्रा में न्यूक्लियोटाइड वगैरह वगैरह एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो जीवन चेक पॉइंट होगा। ये अल्टीमेट पॉइंट है। यदि मैंने कहा था ये इरिवर्सिबल है, कोशिका चक्र के अंदर कोशिका विभाजित होना है या नहीं होना है, ये डिसीजन इसी चेक पॉइंट पर लिया जाता है, जीवन चेक पॉइंट पर। अगर इसको एक बार क्रॉस कर गया तो फिर कोशिका की सेल साइकिल पूरी होके रहेगी, ठीक है। और कुछ कोशिका यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जो जैसे कि तंत्रिका कोशिका जो होती है, वह जीवन अवस्था के चेक पॉइंट को अंदर ही डिसीजन कभी नहीं होने का, विभाजित होने का डिसीजन ले लेती है, और वो हमेशा के लिए रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, G0 अवस्था। नाउ सेकंड, डीएनए सिंथेसिस चेक पॉइंट, ये पहले बता दिया, डीएनए इंटीग्रिटी को चेक करता है। यदि एवरीथिंग इज ओके अबाउट जेनेटिक मटेरियल, देन सेल साइकिल विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेज, G2 फेज। G2 इंटरफेज का लास्ट अवस्था है, इंटरफेज इसके बाद में खत्म हो जाएगी, परंतु खत्म होने से पहले G2 के अंतिम और अहम अवस्था के प्रारंभ होने से कुछ जस्ट पहले की अवस्था में G2 चेक पॉइंट है, वह क्या चेक करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या कोशिका का आकार पर्याप्त साइज का है, क्या एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे दोबारा से डीएनए इंटीग्रिटी को चेक किया जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट है, क्या प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम पर्याप्त मात्रा में है, क्या इमीडिएट एनवायरनमेंट जो उसके चारों ओर का एनवायरनमेंट है उसमें कोई इनहिबिटर या कोई प्रॉब्लमेंट तो नहीं है। अगर सब कुछ ओके है तो सेल साइकिल आगे एम फेज यानी इंटरफेज कंप्लीट होके कोशिका विभाजन वाली अवस्था के अंदर चली जाएगी। इस प्रकार से मैंने पहले ही बता दिया, ये चेक पॉइंट्स सेल साइकिल के तय करते हैं कि कोई मिस्टेक ना रहे। यदि कोई मिस्टेक है तो सेल साइकिल को वहीं पे हाल्ट कर दिया जाता है, उसको डिले कर दिया जाता है। जब तक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है तब तक सेल साइकिल रुक जाएगी। तो ये हमारे सेल साइकिल यानी कोशिका विभाजन की, जो कोशिका चक्र की प्रक्रिया के दौरान सही कोशिका विभाजन हो, पुत्री कोशिका सही बने, तो इतने सारे सेल्स कंट्रोल सिस्टम चेक पॉइंट्स मैंने बताया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम और इम्पोर्टेंट रूप से ये चेक पॉइंट्स सेल साइकिल को सही निर्धारित करने में मदद करता है। नेक्स्ट, अब मैं प्रत्येक जो चरण है उनको डिटेल से संक्षिप्त में प्रयास करूँगा। इंटरफेज, हाँ पहले बता दिया है, दो डिवीजन के बीच की अवस्था है, और यह न्यूली फॉर्म्ड सेल्स में
विभिन्न प्रकार के चेंजेस से शुरुआत होती है और कोशिका विभाजन, उसमें कोशिका होने शुरुआत होने तक के सारे चरण जो है इंटरफेज में शामिल होते हैं, या दो कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था। तो पहला है जीवन, पोस्ट माइटोटिक यानी माइटोटिक विभाजन के बाद की अवस्था, या प्री सिंथेटिक यानी एस फेज के पहले यानी प्री सिंथेटिक अवस्था। इसमें क्या होता है, कोशिका जो है आकार में बढ़ती है, न्यूक्लियोटाइड एमिनो एसिड इनको लिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा किया जाता है, कोशिका की नॉर्मल ग्रोथ होती है और जीवन एस चेक पॉइंट पर डिसीजन लिया जाता है। मैंने बता दिया था जीवन एस चेक पॉइंट पर क्या क्या डिसाइड किया जाता है, और इस चेक पॉइंट को एक बार कर लिया जाता है तो इरिवर्सिबल कोशिका विभाजन के लिए निश्चित हो गई है, अब उसको विभाजित होना ही है। यदि कोई कोशिका जैसे जी नॉट स्टेज क्विसेंट सेल भी कहलाती है, तो वह नेवर टू डिवाइड होने का डिसीजन ले लेती है, और इस प्रकार से वे मरते दम तक वह कोशिका विभाजित नहीं होती, विशेषकर नव कोशिका। इसलिए इन कोशिकाओं के अंदर जो विभाजन नहीं होता तो इनकी इंजरी जो होती है बहुत ही नुकसानदायक होती है हमारे लिए। नाउ सेकंड है एस फेज, ये इम्पोर्टेंट फेज है। जीवन सबसे बड़ी थी, इसके बाद में जो है अवस्था ये एस फेज। एस फेज जो है सेकंड लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल है। इसके अंदर यदि ये तभी संपन्न होती है जब कोशिका विभाजित होने का निर्णय ले चुकी होती है जीवन एस चेक पॉइंट पर। इसमें 3 प्रक्रिया होती हैं, डीएनए रेप्लिकेट होता है, हिस्टोन्स की सिंथेसिस भी होती है, इसके अलावा सेंट्रोसोम जो है वह रेप्लिकेट होता है, यानी एक सेंट्रोसोम की रेप्लिकेट होकर 2 सेंट्रोसोम बनाता है। ये एस फेज में वेरी इंपॉर्टेंट है। यूक्रोमेटिक एरिया, आप जानते हैं कि इंटरफेज के अंदर कोशिका के केंद्र में जेनेटिक मटेरियल यूक्रोमेटिक एंड हेटेरोक्रोमेटिक रीजन में होता है। तो जो हल्के वाले क्षेत्र जिसके अंदर डीएनए से कम डेंसली पैक्ड होता है वह रेप्लिकेट पहले होता है हेटेरोक्रोमेटिक एरिया की तुलना में। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं जो एक क्वेश्चन पूछा था तो उसके मैंने पूछा था कि सिस्टर क्रोमेटिड कब आपस में एक दूसरे के साथ, सेंट्रोमियर के अलावा उनकी जो आर्म्स है एक्स शेप में जो आर्म्स है ये भी आपस में अटैच रहती हैं, वो इसी अवस्था के अंदर आपस में अटैच होती है। वह प्रोटीन का नाम जिसके द्वारा दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में उनकी आर्म्स आपस में अटैच रहती है वह प्रोटीन कहलाती है कोहेसिन। और इसके अलावा सेंट्रोमियर रीजन पे भी वह सेंट्रोमेरिक प्रोटीन के द्वारा बंधे रहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एस फेज जो है माइटोसिस यानी जिसमें कोशिका विभाजन होता है, एक्चुअली न्यूक्लियस 2 में बढ़ता है, उसकी जो है इनविजिबल फेज ऑफ माइटोसिस, यह अदृश्य अवस्था है माइटोसिस की, क्योंकि जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं वह इसी चरण में होते हैं। इस प्रकार से दिस इज एन इनविजिबल फेज ऑफ माइटोसिस। यहाँ एक बात और बता दें कि एस फेज अवस्था की जो अवधि है वह भी वेरिएबल है। नॉर्मली G1 S G2 फिर M होता है, परंतु भ्रूणी विकास के समय में जाइगोट के अंदर G1 अवस्था और G2 अवस्था अनुपस्थित होती है। वहाँ पर सेल साइकिल में M अवस्था और S अवस्था दोनों ही अल्टरनेट होती है, अर्थात एक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का भाग बिना किसी वृद्धि के उसमें से कुछ कमी आती है और वह कमी जेनेटिक मटेरियल को बढ़ा देती है, यानी कोशिका द्रव्य का कुछ भाग घट करके जेनेटिक मटेरियल बना लेता है। और उसी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट, क्लीवेज विदलन के दौरान कोशिका आकार में नहीं बढ़ती, क्योंकि वृद्धि अवस्था G1 G2 दोनों ही एब्सेंट है। वहाँ पर S और M ही अल्टरनेशन करती है कुछ समय तक, देन आफ्टर ग्रोथ फेज भी उसमें शामिल होती है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन इसी अवस्था में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 स्ट्रक्चर है ये तो कहलाती है सेंट्रियोल, परंतु इसके चारों ओर जो ये ग्रीन क्षेत्र है वो कहलाता है सेंट्रोस्फेयर। और इन सेंट्रियोल
एंड सॉरी सेंट्रियोल और ये ग्रीन वाला सेंट्रोस्फेयर, ये दोनों मिलाकर के सेंट्रोसोम बनाते हैं। ये डुप्लीकेट हो जाते हैं और प्रोफेज अवस्था, जब समसूत्री विभाजन शुरुआत हो जाएगा तब वह एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे। ये अवस्था यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि जीवन में ये डुप्लीकेट हो गए, एक ही थे, परंतु एस अवस्था में डुप्लीकेट हो गए और एम अवस्था में एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। नेक्स्ट है G2 अवस्था। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का आंसर है। ये फाइनल प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस है, माइटोसिस से पहले की अवस्था। इस अवस्था में कौन से प्रोटीन बनते हैं? मैंने पहले ही बताया था डिफरेंस बिटवीन द G1 एंड G2। तो यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर वृद्धि तो होती है पर सामान्य वृद्धि के अलावा यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के स्पेशल मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं जो कोशिका के विभाजन की पूर्व तैयारियां बनाते हैं। जैसे क्या, कोशिका विभाजन में तर्कु तंतु चाहिए होता है दोनों पोल्स पे, जो बीच के क्रोमोसोम को बांधे रखने के लिए। आप जानते हैं बीच में एक्स क्रोमोसोम होता है, इसके इस तरफ और इस तरफ तर्कु तंतु होते हैं। तो उन तर्कु तंतु के लिए आवश्यक प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर के लिए आवश्यक प्रोटीन मैं नाम बता दूं, वह ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिका बनाती है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा एंड बीटा जो होती है, जो बहुलीकृत होकर ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, यानी जीवन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो इम्पोर्टेंट है, उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर G2 में होता है। इस प्रकार से ये थोड़ा सा जीवन से भिन्न है। अब यहाँ पे थर्ड एक क्वेश्चन था, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिनका नाम बताइए कि जो G2 अवस्था में सेल साइकिल को अरेस्ट किए हुए रहती है। G0 अवस्था वाले तो आपको मालूम ही, नर्व सेल्स। रिजर्व सेल्स होती हैं जो हमारी स्किन के अंदर पाई जाती हैं, जो जब भी कोई चोट लगती है तो ये रिजर्व सेल जो कि G2 अवस्था में सेल साइकिल को अरेस्ट किए हुए होती है, जैसे ही घाव होता है तो तुरंत सक्रिय होकर एम अवस्था में जाके कोशिका विभाजन करती है और कोशिका के घाव को, हमारे जो घाव है उसको भरने में मदद करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ऐसा होने पर जब घाव लग जाता है कब तो कोशिका की साइकिल पूरी होगी, कब घाव पूरा होगा, यानी घाव को भरने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर रिपेयर जो घाव होती है उसके अंदर रिजर्व सेल जो कि एपिडर्मल सेल्स ही होती है अरेस्टेड इन G2 फेज, वह ही इम्पोर्टेंट होती है। उनका रोल जो होता है क्विक हीलिंग ऑफ वाउंड्स ऑफ कट्स, ये है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फॉस्फोरिलेशन ऑफ H1 प्रोटीन इम्पोर्टेंट है, जो तय करता है G2 अवस्था से चेक पॉइंट को क्रॉस करके M फेज अवस्था में, यानी प्रोफेज में एंट्री के लिए। जैसे G2 और M का जो चेक पॉइंट है वो क्रॉस होता है, तो उसी के साथ साथ विशेष प्रकार के फॉस्फोरिलेशन ऑफ हिस्टीडीन 1 प्रोटीन का होता है, जो DNA जो क्रोमेटिन मटेरियल है, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, उनको कॉम्पैक्ट करके क्रोमोसोम बनाने में मदद देता है। फिर वह क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदलना शुरुआत हो जाती है। क्रोमोसोम फोल्डिंग जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं नेट पे, घर पे बुक्स में। ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, सबसे लंबी अवस्था जीवन अवस्था है। ह्यूमन यूकैरियोटिक कोशिका की जो साइकिल है वह 24 घंटे की मानी जाती है, तो 11 घंटे के करीब तो जीवन अवस्था ही होती है यूकैरियोट्स में। अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती हैं, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में 11 घंटे होती है। एस फेज अवस्था जो है वह 8 घंटे की है, G2 अवस्था 4 घंटे की, एम फेज अवस्था 1 घंटे की। अलग अलग टाइप की कोशिकाओं में यह ड्यूरेशन जो है वेरी कर सकती हैं, पर यूकैरियोट में मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है जीवन इज़ द लॉन्गेस्ट, एस फेज इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो फेज है वह एम फेज है। माइटोसिस फेज, यहाँ पे इसको मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में पूरे समसूत्री विभाजन को समझाया जाएगा। यह 4 भागों में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ट्रेडिशनली, परंतु वर्तमान में इसको प्रोफेज, प्रो मेटाफेज एंड मेटाफेज, मेटाफेज एंड प्रोफेज के बीच की अवस्था प्रो मेटाफेज है, और एनाफेज को एनाफेज ए एंड एनाफेज बी में भी बांटा गया है, और टीलोफेज लास्ट इसमें बांटा गया है। इस अवस्था के दौरान जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट होते हैं, मतलब जो क्रोमेटिड बन गए थे एस फेज में, DNA बन गया था, वह
इस तरह से जो सिस्टर क्रोमेटिड बन गए थे वह क्रोमोसोम फॉर्म में आ जाते हैं और वह क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली डॉटर न्यूक्ली का इक्वल डॉटर न्यूक्ली बनाते हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली क्या, क्वांटिटेटिवली ऐसे हैं कि मान लीजिए हमारे ह्यूमन कोशिका में 46 दूनी 92 यानी 46 दूनी 92 है, तो 46 क्रोमोसोम इस तरफ जाएंगे और 46 दूसरी सेल्स में डॉटर सेल में जाएंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि पहला जोड़ा पूरा इस तरफ चला गया और दूसरा जोड़ा इस तरफ डीएनए का गुणसूत्र का इस तरफ चला गया, ऐसा नहीं। क्वालिटेटिवली भी इनका इक्वल डिवीजन होता है, यानी हर एक जोड़े के एक गुणसूत्र इस तरफ जाएगा तो दूसरा दूसरी तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वालिटेटिवली इक्वल डिवीजन होता है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा टॉपिक समझा दिया है। धन्यवाद। सेल साइकिल बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स के लिए, एग्ज़ाम में भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखें। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मित्रों में अच्छे से समझाइए आप भी। धन्यवाद।